लतापुरा खुदकुश हमले की आज तीसरी बरसी है। इस मौके पर आज कमांडो ट्रेनिंग सेंटर लतापुरा अवंतीपुरा में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। लतापुरा हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के 40 जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर शहीदों की यादगार पर गुलबारी की गई, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजीपी दिलजीत सिंह चौधरी ने बताया कि आज के इस दिन पर 40 जवानों को याद किया जा रहा है जिन्होंने मुल्क के लिए अपने जान निछावर की थी। चौधरी ने कहा कि इनकी कोशिश रहेगी कि पूरे यूटी में अमन और अमान को कायम रखा जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहीदों की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा। जवानों की याद में उनके सेक्रीफाइस, जो उनका त्याग था, उसको याद करके हम यहाँ एकत्रित होते हैं और उनको अपनी दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा प्रयास है कि पूरे क्षेत्र में अमन चैन हो और हमारा जो सेक्रीफाइस है वो सफल हो। आज हमारी जो 40 जवान शहीद हुए थे उनकी तीसरी बरसी मनाई जा रही है। उनको बहुत बड़ा हम मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इसलिए हमारे बुलंद रहते हैं, होते रहते हैं हमले, मानते हैं, लेकिन देशवासियों के लिए सर खड़े हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो हमला होने के बाद हम कमज़ोर पड़ जाए। कमज़ोर नहीं सर, उससे और दुगनी ताकत से लड़ेंगे। वीर जवान है, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे, हमेशा इस तरह से लड़ते रहेंगे और अपना देश का नाम रोशन करते रहेंगे। ये तो हमारा एक ज़िंदगी का हिस्सा है। जो हुआ है उसके लिए तो क्या कहेंगे, वीर जवान थे, वीर जवान अपना वीर गति को प्राप्त हुए हैं और देश के लिए अपना जान निछावर। पूरे मुल्क में हिजाब पर होने वाले तनाज़े के दरमियान आज कुछ बुर्कापोश खवातीन ने हिजाब पहनने वाली लड़कियों में फूल तकसीम किए हैं। कश्मीर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर कई खवातीन को हाथों में फूल लिए इंतजार करते देखा गया। इन खवातीन ने यूनिवर्सिटी की उन लड़कियों को फूल पेश किए जिन्होंने हिजाब पहन रखा था। उन खवातीन का कहना था कि हिजाब उनका मजहबी हक है और इसमें कोई मदाखलत नहीं कर सकता। उन्होंने वैलेंटाइन डे मनाने को भी गैर इस्लामी करार दिया। जो हिजाब के रिलेटेड हुआ कि हिजाब मतलब आपको नहीं पहना है, आपको हक नहीं है, क्यों नहीं हक है, और उन पे सवाल उठाया गया जिनको हिजाब नहीं पहनेंगे तो उनको एंटर नहीं करने देंगे कॉलेज में। क्यों? हिजाब हमारा हक है, हिजाब हमारी पहचान है, हिजाब हमारी शान है, ये हमारा हक है। आप क्यों हमारे से मतलब हमें क्यों आप हक क्यों छीन रहे? एजुकेटेड पर्सन एज तालीम याफ्ता होकर इस बात को समझना चाहिए, सभी ख़वारान को, सभी सिस्टर्स को इस बात को समझना चाहिए। ये हमें मोहब्बत देने के लिए नहीं बल्कि हमें टारगेट बनाया जा रहा है। हमें जो इस्लाम ने जो हकीकी इज्जत, हकीकी स्टेटस दिया है, हकीकी वकार जो हमें इस्लाम ने बख्शा है, उसको टारगेट किया जा रहा है। वैलेंटाइन डे के जरिए से उसको पायमाल किया जा रहा है। जिस बात को हम ख़वारान को, हम सिस्टर्स को समझना चाहिए और इसकी कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए हमारे इस सोसाइटी में। जम्मू कश्मीर पीएचडी स्कॉलर्स एसोसिएशन की जानिब से श्रीनगर में एहतजाज किया गया। उन्होंने एक मरबूत जॉब पॉलिसी न होने पर मायूसी का इजहार किया। एहतजाजियों ने एकेडमिक अरेंजमेंट नोटिफिकेशन 2022 मुश्तहर करने में ताखीर, उन्हें कम तनख्वाह देने, सुप्रीम कोर्ट के अहकाम पर अमल न करने समेत दीगर उमूर भी उजागर किए। एकेडमिक अरेंजमेंट टीचर्स को असिस्टेंट प्रोफेसर के बजाय लेक्चरर करार देने और फुल एकेडमिक सेशन इंगेजमेंट न होने जैसे मसाइल भी उजागर किए। एहतजाजियों ने एलजी से अपील की है कि उनके मुतालबात पर इंसानी बुनियादों पर गौर किया जाए। हमारी डिमांड सिंपल है, वी वांट एडमिनिस्ट्रेशन टू थिंक अबाउट द पीएचडी स्कॉलर्स ऑफ द कश्मीर वैली। अगर हमारे पास इतना, वी आर वर्किंग एज अ कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी इन यूनिवर्सिटीज़ इन द कॉलेजेस, तो हमारा जो इक्वल पे, इक्वल डिमांड जो हमारा होता है, दैट इज़ नॉट विजिबल। जो हमारा इट इज़ कम्प्लीटली लैकिंग टुवर्ड्स अस। द एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट थ्रस्टिंग अबाउट द पीएचडी स्कॉलर्स। दे ऑलवेज से दैट पीएचडी इज़ द बैकबोन ऑफ द होम, बट we have never felt it actually. So हमारा simple demand है, we don't demand too much, we demand just trust and just talk about us. See जो हमारे लिए आप कर सकते हो, just see about it, what is the
जो हमारा भी परेशानी है, हमारा जो ऑल स्कॉलर्स का एक मैनिपुलेशन हुआ है अभी, एंड दे आर ऑल फीलिंग इन एंशियस एंड दे हैव डिप्रेशन इनसाइड. सो वी हैव अ सिंपल डिमांड टू द गवर्नमेंट, जस्ट थिंक अबाउट देम, think about all PhD scholars. If they are stable, the nation is stable. If they are not stable, nation cannot be stable. That's all we want to say. We want to say all them to revise all the policies by according to the UGC guidelines. श्रीनगर में रहबर तालीम असातिज़ा ने एहतजाज किया. डायरेक्टर एजुकेशन ऑफिस पर एहतजाज किया गया. रहबर तालीम असातिज़ा ने मुस्तकिली की मांग की. एहतजाजियों ने कहा कि अगर दीगर RET टीचर्स को मुस्तकिल किया गया तो उन्हें क्यों अदालत में घसीटा जा रहा है. एहतजाजियों ने सेक्रेटरी एजुकेशन से अपील की कि उनकी मुस्तकिली का मसला जल्द से जल्द हल किया जाए. जो लेवल है ही नहीं जिसको हमने नहीं छोड़ा, जहाँ पे हम गए ही नहीं, हम हर जगह पे गए. हमने ये नादिमाना अपील भी गवर्नमेंट से की थी कि हम एग्जिस्ट पोस्ट से, लेकिन आप क्यों हमें डिवेट कर रहे हो इस चीज से, क्यों हमें अपने ही हक से आप डिवेट कर रहे हो. कभी कहते हो स्क्रीनिंग के लिए जाओ, कभी कहते हो ये, कभी हमसे फी भरवाते हो, कभी बैंक में ड्राफ्ट भरवाते हो. कौन सा ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सी है. आप देखते हो एक टीचर को सोसाइटी में कितना सम्मान होता है. देखो एक टीचर क्या होता है, एक टीचर इंजीनियर को बनाता है, कौम का प्राइम मिनिस्टर कौन बनाता है. सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के कैजुअल लेबर्स और योमिया उजरत पर काम करने वालों ने प्रेस इंक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया. एहतजाजी मुलाजमीन उजरतों में इजाफा और मुलाजिमतों की मुस्तकिली का मुतालबा कर रहे थे. इन मुलाजमीन का कहना था कि वजीर आजम के वादे के बावजूद उनकी मुस्तकिली के अहकामात को इल्तवा में रखा गया है. उन्होंने LG से अपील की कि वो उनके जायज मुतालबात पर गौर करें. लेकिन आज हमारे समझ में ये बात नहीं आ रही है कि हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजेस बॉय के साथ इंसाफ किया जा रहा है या ना इंसाफी हो रही है. यहाँ तक कि यहाँ की गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो कल 15 फरवरी को 3 बजे जो मीटिंग होने जा रही है, हम उसके लिए गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को हैंडफुल रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बराई मेहरबानी करके एक सेरिकल्चर डिपार्टमेंट पे भी उसको ऐड किया जाए, ताकि जो हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजर जो 25 सालों से अपने डिपार्टमेंट में मेहनत से लगन से काम कर रहे हैं, इनके जो रेगुलराइजेशन पॉलिसी है वो भी SRO 64 के तहत. चंद महीनों बाद कौमी शाहराह 444 की तामीर हो सकती है, जो कि नेशनल हाईवे 44 के मुतबादिल सड़क रहेगी. शोपियां के हबदीपुरा गांव में सैकड़ों लोग जमा हुए और इस इक़दाम के खिलाफ एहतजाज किया, क्योंकि 27,000 से ज्यादा सेब के बागात की अराजी सड़क की तामीर के तहत आएगी. 10 से ज्यादा देहात के लोगों ने एहतजाज दर्ज कराया है. रेवेन्यू डिपार्टमेंट अराजी के साथ साथ सेब के दरख्तों की निशानदही कर रहा था. मकामी अफराद ने काम बंद करने को कहा. शोपियां जिला सेब की पैदावार के लिए जाना जाता है और यहाँ की 90% से ज्यादा आबादी बागबानी पर मुनहसर है. लोगों का कहना था कि वो अपने बागात में किसी को भी तामीरात करने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि सेब की पैदावार के लिए जमीन बहुत जरखेज है और नेशनल हाईवे 444 की तामीर के लिए 17 से 22 साल कदीम सेब के दरख्त काटने पड़ेंगे. कई किसानों ने अपना दर्द बयान किया और कहा कि उनका पूरा इन्हिसार उनके सेब के बागात पर ही है. लोगों ने कहा कि सरकारी अराजी को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए. कहा कि यहाँ से एक रोड निकलेगा तो हमारी सारी जो जमीन ज़राअत है वो यही है, हम इसी पे डिपेंड है. हम कोई मुलाजिम नहीं है, हम पूरा जो हमारी फैमिली होती है वो पूरी इसी पे डिपेंड है. तो इन्होंने हमारे साथ अभी तक कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हमारे पास नहीं आया, कोई बंदा नहीं आया, किसी डिपार्टमेंट का कोई बंदा नहीं आया. अभी ये आए फीता लेके इन्होंने मापना शुरू किया, तो हम ये हरगिज़ होने नहीं देंगे. मेरे पास 2 कनाल जमीन है, पटवारी साहब भी यहाँ हैं, उसको बुलाओ, वो मेरा कागज देखेगा. 2 कनाल से ज्यादा अगर निकलेगा मेरे पास तो आप मुझे झूठा बोलो. मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको देखो, मैं कहाँ जाऊंगा. मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ या हमारे गला घोंट दो तो फिर वे जमीन ले जाओ. तो मेरी मेहरबानी गवर्नमेंट से ये रोड जो यहाँ से निकाल रहे हैं ये बंद करो. जमीन अगर ये गई मार पन पान मे 4 बच्चे वन यप करो रोड. मे जमीन युत ये गर तम 2 कनाल 3 कनाल तिमन सोरे हंसा गसान, तिम क्या कर अयालस. लिहाजा यह बर्दाश्त क्या यप रोड कर खतर अचानक फीत वीत हेतुक मेहनत. बांडी के करीब श्रीनगर मुजफ्फराबाद कौमी शाहराह पर म्यूनसिपल काउंसिल उड़ी की तरफ से कूड़ा करकट और दीगर फजले के ढेर पर उड़ी शहर के लोग परेशान हैं. कस्बे में कचरा फेंकने की कोई मुनासिब जगह दस्तियाब न होने की वजह से म्यूनसिपल काउंसिल उड़ी के मुलाजमीन को उड़ी म्यूनसिपल एरिया से जमा होने वाला कचरा हाईवे के किनारे फेंकते हुए देखा जा सकता है, जो बिलाखिर दरिया जहलम में जाकर गिरता है.
اور اس طرح اس آبی ذخیرے کو آلودہ کرنے کے ساتھ ساتھ ماحول کو بھی بری طرح متاثر کرتا ہے۔ چیئرمین ایم سی اوڈی بھرت کمار نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے اعتراف کیا کہ کوئی مناسب جگہ نہ ہونے کے باعث وہ اس جگہ پر کچرا پھینک رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انتظامیہ نے حال ہی میں سلام آباد کالگئی کے علاقے میں 10 کنال اراضی ڈمپنگ سائٹ کے لیے مختص کی ہے اور کل سے اس ٹاؤن کا کچرا وہیں پھینکا جائے گا۔ آج سے ڈی سی صاحب کی وساطت سے اور ایس ڈی ایم اوڑی کی وساطت سے مجھے 10 کنال زمین آج ہی ٹرانسفر ہوئی ہے 2-4 دن پہلے، جو کہ این ایچ پی سی سے لے کے اور میونسپلٹی کو دی گئی ہے۔ تو یہ میں ایڈمنسٹریشن کا، ڈی سی صاحب کا اور ایس ڈی ایم صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری کل سے جو ڈمپنگ ہے وہ کالگئی میں سٹارٹ ہو رہی ہے۔ باقی مجھے خود اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ میں یہ کچرا جو ہے روڈ پہ یہاں جل رہا تھا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ تو لیکن آج سے ہماری جو ہے وہ ٹرانسفر لینڈ ہو گئی ہے اور کل سے میرا جو کچرا ہے، یہ جو جتنا بھی گاربیج ہے، یہ اسلام آباد کالگئی میں ایک پلانٹ بننے جا رہا ہے، وہ 10 کنال زمین جو ہے این ایچ پی سی نے میونسپلٹی اوڑی کے نام پہ ٹرانسفر کر دی۔ اننت ناگ کے وہاں دبلگام کوکرناگ علاقے میں دریا برنگی میں آبگرہ رونما ہونے کے بعد ماہرین اراضیات اور دیگر متعلقین علاقے کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہ اس جغرافیائی عمل کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ اس دوران ضلع انتظامیہ نے لوگوں سے پریشان نہ ہونے کی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ کچھ دن قبل دریا برنگی میں آبگرہ رونما ہونے کے بعد لوگوں میں کافی سنسنی پھیل گئی۔ دریا کا سارا پانی راستے میں ہی زیر زمین چلا جاتا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے دریا کے پانی کو دوسرے راستے سے منتقل کرنے کا عمل بھی جاری ہے۔ پورے ایکسپورٹ ٹیم جو ہے وہ آ رہے ہیں، ابھی جال سے ملنے والے ہیں، کشمیر سے آ رہے ہیں، کتنے اس کا کیا ہے، یہ ایگریکلچر والے کیا کہتے ہیں فلڈ کنٹرول والے ہیں، میڈم صاحب یہاں پہ ہیں، جالسی اینڈ مائننگ والے یہاں پہ ہیں، اریگیشن والے یہاں پہ، سبھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے بند کر سکتے ہیں، اس میں کون سا طریقہ اپنائیں گے تاکہ یہ بند۔ پلوامہ کی پرانی واٹر سپلائی اسکیم میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ سے قصبہ پلوامہ کے مختلف علاقوں میں پینے کے پانی کی سپلائی متاثر ہو گئی ہے۔ رشمنی واٹر سپلائی اسکیم میں کچھ برسوں سے پانی کی ٹنکی میں لیکیج ہونے سے پانی خارج ہوتا تھا، اس سے آس پاس میں پانی جمع ہو جاتا ہے۔ پانی خارج ہونے سے واٹر سپلائی کو بھی بھاری نقصان ہونے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔ محکمہ جل شکتی کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ محکمے کی جانب سے واٹر سپلائی اسکیم کی مرمت شروع کی گئی ہے۔ متاثرہ علاقوں میں ٹینکروں کے ذریعے پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ اس کی لیکیج ہو رہی تھی، تقریباً 4-5 سال سے یہ لگاتار چل رہی تھی یہ لیکیج۔ اس سلسلے میں ہم نے ایک کام کیا کہ ہم نے یہ ٹریس آؤٹ کیا کہاں سے لیکیج ہو رہی ہے، اور ہم نے وہ اس میں جو کام کرنا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ الرحمن کل شام تک ایل جی منوج سنہا نے انڈسٹریل ایریا سانبا میں پی ڈی ڈی کے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ 153 کروڑ روپے کی لاگت سے 4 پروجیکٹوں کا افتتاح کیا گیا۔ صارفین کو گرمیوں میں بجلی کی کٹوتی سے تھوڑی راحت ملے گی۔ جموں، سانبا، ہیرانگر، کٹھوا، ادھمپور اور دیگر علاقوں میں بجلی کی سپلائی بہتر ہوگی۔ ایل جی منوج سنہا نے کہا کہ 22 ٹرانسمیشن و ڈسٹریبیوشن پروجیکٹس کا افتتاح کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یو ٹی کے ہر ضلع میں بجلی نظام کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں، نیا انفراسٹرکچر بنایا جا رہا ہے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ 19-20 میں موٹے طور پر 1210 میگا واٹ بجلی پراپت ہوتی تھی۔ پچھلے سال 2021 میں اسے بڑھا کر 1281 میگا واٹ کیا گیا، اور اس سال میں آپ کو کہنے جا رہا ہوں کہ لگ بھگ 1500 میگا واٹ بجلی جموں ریجن کے لوگوں کو ملے گی۔ تو موٹے طور پر پچھلے سال لگ بھگ 60 میگا واٹ بڑھی تھی، اور اس سال اس میں 200 میگا واٹ ہم اور وردھی کرنے جا رہے ہیں۔ ونٹرز کی اگر میں بات کروں تو 1260 میگا واٹ 19-20 میں ملتی تھی، 1273 20-21 میں ملی، ابھی 1370 میگا واٹ بجلی جموں کے لوگوں کو مل رہی ہے۔ یہ استھتی دن پر دن سدھرتی جائے گی۔ دیش میں پچھلے 7-8 برسوں میں بجلی کے چھیتر میں بڑا ہی کرانتیکاری بدلاؤ ہوا، سدھار بھی ہوئے ہیں، بجلی کی آپورتی بھی بڑھی۔